हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 8, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी पीएचटी और एलटी ग्रेड से रिलेटेड उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए दोस्तों, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत है आज का विचार, हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। इरादा कर चुके हैं, हम प्रतिज्ञा आज करते हैं। हिमालय और सागर में नया तूफान रचते हैं। दोस्तों, इसी तूफान को आइए हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, लहसुन गार्लिक के बल्ब के फटने का कारण है। जो गार्लिक होता है उसके आप लोगों ने देखा होगा, बल्ब जो होते हैं वो फट जाते हैं, बल्ब के फटने का कारण है। इसके ऑप्शंस हैं बोरान, कैल्शियम, नाइट्रोजन की विषाक्तता, लेट हार्वेस्टिंग। दोस्तों, जो लोग नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को कृपया लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेंगे और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब एक बहुत बड़ा, मान लीजिए, एक समुद्र की तरह होता है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसा है कि मतलब मिले या ना मिले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को काम क्या करना है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और उसे सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन का जो बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा, आप लोगों को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और वो क्लास देख पाएंगे। ऐसे क्या होता है दोस्तों, अगर वीडियो मतलब डाला गया, अपलोड हुआ या क्लास हुई, और वो अगर आप टाइम पे मान लीजिए सर्च लिस्ट में आपके आ गया तो आ गया, अन्यथा आपकी क्लास छूट जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वहाँ से जानकारी मिलती रहेगी और आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग, इसके ऑप्शन है बोरान, कैल्शियम, नाइट्रोजन की विषाक्तता, लेट हार्वेस्टिंग। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, जो लोग बोरान दे रहे हैं दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर बोरान नहीं होगा। जो लोग बोरान दे रहे हैं बोरान नहीं होगा, ठीक है। और कैल्शियम भी नहीं होगा, नाइट्रोजन की विषाक्तता भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, लेट हार्वेस्टिंग। क्या होता है, जब लहसुन की फसल की हार्वेस्टिंग अगर समय से नहीं होती है, लेट हो जाती है, तब उसमें क्या होता है, उसके जो लहसुन का जो बल्ब होता है वो फट जाता है, ऐसे बिखर जाता है पूरा। आप लोगों ने देखा होगा, वो पूरा का पूरा बल्ब जो होता है उसकी सभी कलिकाएं अलग अलग हो जाती हैं, ये बिखर जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं बल्ब का फटना। और ये होता किससे होता है, लेट हार्वेस्टिंग। और बाकी जो ज़्यादातर फसलें होती हैं, या आप लोगों ने देखा होगा टमाटर है, जैसे टमाटर की बात की जाए, अनार की बात की जाए, ठीक है। और जैसे कोई फल होता है, आंवला है, और इसके अलावा गाजर इत्यादि में, गाजर, मूली इत्यादि में जो मतलब फटने की समस्या होती है, उसका मूल कारण क्या होता है, बोरान की कमी। क्या होता है, बोरान की दोस्तों कमी होती है, बोरान की कमी होती है। और एक मूल कारण इसका और भी होता है दोस्तों, नाइट्रोजन की विषाक्तता। इसके अलावा और भी कारण होते हैं दोस्तों, हम आप लोगों को बताए दे रहे हैं, शायद आप लोगों ने यही दो देखे हों। तो और इसके कारण ये होते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी है, टमाटर की फसल में अगर कैल्शियम की कमी है दोस्तों, तब भी वो कैल्शियम की कमी से भी फल फट जाते हैं, क्योंकि उसकी जो कोशिका होती है, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की अगर मतलब एक उचित मात्रा नहीं है तो फल के फटने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जलह्रास बढ़ जाता है। और इसके अलावा क्या होता है, बोरान मैंने बता दिया, नाइट्रोजन की विषाक्तता है, कैल्शियम की कमी से भी फल फटते हैं। और
जल मतलब जल का मतलब नियमित रूप से फसल को ना देना, फसल को ना देना, फसल को ना देना भी फल फटने का कारण होता है। और ये मूलतः जो होते हैं सभी ये टमाटर में मुख्य रूप से होते हैं। और अन्य में क्या होता है, कुछ में बोरान की कमी होती है, कुछ में नाइट्रोजन की विषाक्तता भी देखी गई है। ठीक है दोस्तों। और अनार, टमाटर इत्यादि में तो बोरान की कमी मुख्य भूमिका निभाते हैं, यानी कि इनकी कमी से फल फट जाते हैं। और टमाटर में नाइट्रोजन की विषाक्तता से भी फल फटते हैं, कैल्शियम की कमी से भी फटते हैं। और जल मतलब जल होता है, अगर जल को समय पर न दिया जाए, कम या ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, तभी टमाटर में फटने की संभावना प्रबल होती है। ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन में ऐसा कुछ नहीं होता। लहसुन में सिर्फ एक ही मूल कारण होता है, लेट हार्वेस्टिंग। यदि हार्वेस्टिंग उसकी देर से की जाएगी तो लहसुन का गार्लिक जो होता है वो फट जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान का मुख्य कार्य है। क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान जो होते हैं उनका मुख्य कार्य बताना है आप लोगों को। सुरक्षा प्रदान करना, धन प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना या उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ये टीचटी 2002 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं, प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका कार्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन क्या क्या होता है। प्रशिक्षण प्रदान करना व मार्गदर्शन करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों आप लोग एक चीज़ बताइए कि जो ये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान होता है, ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका आप लोगों को हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये है हैदराबाद। कहाँ पे है, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हंस किसकी एक महत्वपूर्ण उत्परिवर्तित किस्म है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मटर, अरंडी, मेंथा और ये लास्ट में महादेव लिख गया है। वास्तव में महादेव जो होती है ये एक उत्परिवर्तित किस्म होती है दोस्तों। किसकी होती है, जूट की। महादेव जो है ये लास्ट में जो आप लोग देख पा रहे हैं, महादेव किसकी किस्म होती है, ये जूट की उत्परिवर्तित किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हंस में। यह क्वेश्चन में पूछा गया हंस किसकी एक महत्वपूर्ण उत्परिवर्तित किस्म है। मटर, अरंडी, मेंथा या बताइए आप लोग। जी हाँ, जो लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं, जो आंसर दे रहे हैं ए, वो बिल्कुल राइट हैं। मटर ये किसकी महत्वपूर्ण किस्म है। हंस जो है एक उत्परिवर्तित किस्म है, यानी कि म्यूटेड वैरायटी है किसकी, मटर की। दोस्तों म्यूटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अरंडी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी होती है, इसकी वैरायटी हम बता दे रहे हैं। अरंडी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी होती है उत्परिवर्तित यानी म्यूटेड वैरायटी अरुणा। कौन सी होती है, अरुणा, एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। मेंथा की एक म्यूटेड वैरायटी होती है किरण। ठीक है, ये किसकी है, मेंथा की है किरण। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये म्यूटेशन क्या होता है, उत्परिवर्तन। वास्तव में आनुवांशिकता में यदि कोई अचानक, यानी कि जो आनुवांशिकता होती है दोस्तों, आनुवांशिकता में आकस्मिक अगर कोई परिवर्तन होता है जो कि दृश्य रूप को प्रभावित करता है। ठीक है, जो कि दृश्य रूप को प्रभावित करता है, उसी को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। और जो डार्विन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन का। चार्ल्स डार्विन ने जो विविधता को विकास का आधार भी बताया था। विविधता जो होती है, विविधता, ठीक है, विविधता को
यहाँ पे लिख के हम आप लोगों को बता रहे हैं। चार्ल्स डार्विन ने विविधता को विकास का आधार भी बताया था। वास्तव में जो ये म्यूटेशन होता है दोस्तों, आधार भी बताया था। ये भी पूछा गया है कि विविधता को विकास का आधार किसके द्वारा बताया गया था, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, बताया गया है। देखिए, विकास के लिए परिवर्तन बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए चार्ल्स डार्विन ने विविधता को विकास का आधार बताया था। ठीक है दोस्तों, और बात हम यहाँ पे करते हैं, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये पुस्तक थी किसकी? चार्ल्स डार्विन की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो म्यूटेशन वर्ड जो प्रयोग किया जाता है, ये किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? म्यूटेशन वर्ड जो है, म्यूटेशन टर्म क्वाइंड बाय ह्यूगो डी विरिस के द्वारा म्यूटेशन टर्म जो है क्वाइंड की गई थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो ये सभी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है, ये किसकी है? ये चार्ल्स डार्विन की है। म्यूटेशन टर्म जो है क्वाइंड किया गया था किसके द्वारा? ह्यूगो डी विरिस के द्वारा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और वैरायटी भी आप लोग ध्यान रखना, हंस मटर की है, अरंडी की जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, अरुणा है, और मेंथा की एक महत्वपूर्ण वैरायटी किरण है, और महादेव जो है जूट की एक म्यूटेड वैरायटी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न रोग कारकों में अर्ध जैविक यानी कि सेमीबायोटिक रोग कारक जीवाणु, विषाणु, शैवाल, तापमान, सॉरी यहाँ पे लिखा तापमान की विषाक्तता, तापमान में अनियमितता जो होती है, क्या होती है? अनियमितता। ठीक है, तापमान में उतार चढ़ाव, तो ये इसका एक कारण होता है, और ये जो यहाँ पे दिया गया है ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अर्ध जैविक यानी कि सेमीबायोटिक पूछा गया है। सेमीबायोटिक रोग कारक कौन सा है? जीवाणु है, विषाणु, शैवाल है, तापमान की अनियमितता। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? विषाणु। विषाणु जो होते हैं इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं दोस्तों जो सजीवता को दर्शाते हैं, और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो निर्जीवता को दर्शाते हैं। ये ऐसा वायरस होता है जिसे रवे के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, और ये जैसे मतलब किसी मतलब जीवित वस्तु के संपर्क में आता है, ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। और ये किस कारक के अंतर्गत है? ये सेमी बायोटिक। रोग कारक जो होते हैं दोस्तों, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के आधार पे। ये होते हैं बायोटिक यानी कि जैविक। ठीक है, दूसरे होते हैं सेमी बायोटिक यानी कि अर्ध जैविक, और एक होते हैं दोस्तों अजैविक। अभी हम बता रहे हैं एक एक के बारे में। बायोटिक में दोस्तों क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं, जैसे कवक, जीवाणु, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जैविक में क्या क्या होता है? कवक, शैवाल, माइकोप्लाज्मा,
ठीक है। और बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये सभी आते हैं किसमें, बायोटिक में। और सेमी बायोटिक में कौन से आते हैं दोस्तों, जो सेमी बायोटिक होते हैं, सेमी बायोटिक में कौन से आते हैं, सेमी बायोटिक में जैसे वायरस और वायराइड्स, वायराइड्स जो होते हैं, वायरस और वायराइड्स जो होते हैं, ये किस में आते हैं, सेमी बायोटिक में, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी बायोटिक कहा गया है। और इसके अलावा जो अजैविक कारक होते हैं दोस्तों, अजैविक यानी कि अबायोटिक, अबायोटिक कॉजेज जो होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों, बताइए। अबायोटिक में आप लोगों को बताना है, इसी के अंतर्गत होता है नाइट्रोजन की विषाक्तता दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजन की विषाक्तता जो कि मुख्य रूप से किस में देखी जाती है, टमाटर इत्यादि में देखने को मिलती है, और उसमें फल फटने का एक कारण भी होती है, ठीक है। और क्या होता है, तापमान में विषमता, तापमान में विषमता यानी कि कम और ज़्यादा तापमान होना, मृदा में उपस्थित विषैले पदार्थ, मृदा में उपस्थित विषैले पदार्थ, ठीक है। और जो जल पर्याप्तता होती है, ये भी एक इसका कारण होता है, जल प्राप्यता की विषमता, यानी कि नियमित रूप से यानी कि समय समय पर जल उपलब्ध न कराना, यार कम या अधिक मात्रा में जल का होना भी इसका एक कारण होता है, किसमें, सेमी बायोटिक में, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि जो हमारी मतलब कर्षण क्रियाएं जो होती हैं वो लगभग में किसमें आती हैं, ये सभी किसमें आती हैं दोस्तों, अजैविक कारक में आती हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। बंजारन चितचोर किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, चमेली। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बंजारन चितचोर किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं, गुलाब, गेंदा, डहेलिया, चमेली, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गुलाब। किसकी महत्वपूर्ण किस्में हैं ये गुलाब की महत्वपूर्ण किस्में हैं, गुलाब की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुलाब जो होता है, गुलाब किस फैमिली से बिलोंग करता है। गुलाब की एक महत्वपूर्ण वैरायटी और दोस्तों होती है, वो भी एग्जाम में पूछी गई है, बताइए। रेड गोल्ड, रेड गोल्ड भी इसकी एक महत्वपूर्ण वैरायटी होती है। और गुलाब जो होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, रोजेसी। और इसका बॉटिकल नेम क्या है, रोजा इंडिका। बॉटिकल नेम की बात की जाए गुलाब की तो रोजा इंडिका, ठीक है। गेंदा जो होता है ये कंपोजिटी कुल से बिलोंग करता है, कंपोजिटी, ठीक है। वहीं डहेलिया की बात की जाए तो डहेलिया जो है ये दोस्तों ये भी कंपोजिटी कुल से बिलोंग करती है, कंपोजिटी कुल, ठीक है। और चमेली जो होती है दोस्तों, चमेली या मोगरा जो होता है ये किस फैमिली से आता है, ओलिएसी फैमिली, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लिंग गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी, कॉकरोच में, चींटी में, ग्रासहॉपर में, दीमक में। आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। लिंग गुणसूत्र की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी, कॉकरोच, चींटी, ग्रासहॉपर या दीमक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं ग्रासहॉपर वो बिल्कुल सही है, चींटी, कॉकरोच और दीमक गलत है।
लिंग गुणसूत्र की जो सर्वप्रथम खोज की गई थी, सर्वप्रथम किसमें की गई थी? ग्रास हॉपर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गलगल एक प्रजाति है, आम, नींबू, अमरूद, पपीता। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गलगल जो है किसकी एक महत्वपूर्ण प्रजाति या किस्म है? इसे दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? सिट्रोन मेडिका। ठीक है, जो इसका बॉटिकल नेम है सिट्रोन मेडिका। ठीक है, और ये जो प्राचीन समय में थी मेडिकल पर्पज़ के लिए। वैसे दोस्तों वैरायटी किसकी है? नींबू की। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए किसकी वैरायटी है? नींबू की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। और ये जो गलगल वैरायटी थी दोस्तों, इसका प्रयोग प्राचीन समय में, हिंदी नाम है गलगल और इसे दूसरा नाम क्या है? सिट्रोन मेडिका। ठीक है, प्राचीन समय में इसका प्रयोग मेडिकल पर्पज़ के लिए दोस्तों किया जाता था। ठीक है, यानी कि औषधि रूप में किया जाता है। और इसी वैरायटी से, चित्रोन से ही अन्य महत्वपूर्ण वैरायटियाँ जो है इसकी नींबू की निकली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। ये है आपके सामने। ठीक है, ये चित्रोन मेडिका और इसका हिंदी नाम क्या है? गलगल। ये आपके सामने फिगर है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय गाय की औसत उत्पादकता है 817 किलोग्राम प्रति ब्यात, 1217 किलोग्राम प्रति ब्यात, 987 किलोग्राम प्रति ब्यात या 1527 किलोग्राम पर ब्यात। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं 1217 किलोग्राम प्रति ब्यात। जो भारतीय गायें हैं उनकी औसत उत्पादकता जो है मिल्क की, वो प्रति ब्यात कितनी है? 1217 किलोग्राम पर ब्यात। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अमरूद का कैंकर होता है कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, सूत्रकृमि से। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अमरूद का जो कैंकर होता है, कैंकर डिजीज जो होती है गावा में, वो किसकी वजह से होती है? कवक जनित है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, सूत्रकृमि से। दोस्तों ये किससे होती है? कवक से होती है। कवक जनित बीमारी होती है दोस्तों। और इसका जो रोग कारक होता है फाइलोस्पोरा सीडीआई। क्या होता है? सीडीआई। ठीक है, ये कवक जनित बीमारी होती है और फाइलोस्पोरा सीडीआई नामक कवक से ये होता है। ठीक है दोस्तों, और इस रोग के जो लक्षण होते हैं सर्वप्रथम किस पे दिखाई देते हैं? छालों पर दिखाई देते हैं। और उसके बाद प्रभावित भाग क्या होता है? प्रभावित भाग के जो ऊतक होते हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब खतरनाक जो रोग होता है, अमरूद का रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। और नींबू का जो कैंकर होता है दोस्तों, नींबू का कैंकर बहुत ही भयानक, नींबू का भयानक कैंकर रोग जीवाणु जनित होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नींबू में जो लगता है वो जीवाणु से लगता है, अमरूद का कैंकर कवक से लगता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सफेदा किस्म है पपीता की, आम की, अमरूद की, नींबू की। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग दे रहे हैं अमरूद वो बिल्कुल सही है। ठीक है, किसकी है? अमरूद की। और जो लोग आम बता रहे हैं दोस्तों, तो आम की जो वैरायटी है, आम की भी एक सफ़ेदा वैरायटी होती है, इसे कहते हैं लखनऊ सफ़ेदा। लखनऊ सफ़ेदा वैरायटी जो होती है ये रेजिस्टेंट होती है किसके प्रति? इसमें जो रोग लगता है कौन सा? कोयलिया रोग।
दोस्तों कोयलिया रोग जो होता है इसमें नहीं लगता है। कोयलिया रोग का प्रकोप इसमें कम होता है, प्रकोप कम होता है। और एक होता है ऊतक क्षय भी कम देखने को मिलता है इसमें, अन्य वैरायटियों की तुलना में कम देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऊतक क्षय जो होता है इसमें कम देखने को मिलता है और कोयलिया रोग का प्रकोप भी इस पर कम होता है। कोयलिया रोग दोस्तों लगता है किसकी वजह से है? SO2 जो विषाक्त गैसें होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और एथिलीन, और इसमें कुछ हद तक मीथेन भी उत्तरदायी होती है। ठीक है, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, एथिलीन और मीथेन। और ये अक्सर रोग किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? जिन क्षेत्रों में भट्ठा जो होता है वो बगीचों के पास में लगा होता है, उन क्षेत्रों में इस रोग का प्रकोप ज़्यादातर देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण चीज़ और हम बताए दे रहे हैं। ये इसकी वैरायटी जो बता रहे थे अभी, देख लीजिए। अमरूद की कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियाँ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। अमरूद की किस्में कौन कौन सी होती है? इलाहाबाद, सफ़ेदा, ये अमरूद की वैरायटी है। लखनऊ 49 दोस्तों, लखनऊ 49 इसी को किस नाम से जानता है? सरदार अमरूद। ये दोस्तों निकली किससे है? लखनऊ 49 जो वैरायटी है दोस्तों, ये सीडलेस और किसके क्रॉस से निकली है? इलाहाबाद सफ़ेदा। इलाहाबाद सफ़ेदा और सीडलेस के क्रॉस से कौन सी वैरायटी निकली है? लखनऊ 49, जिसे सरदार अमरूद के नाम से भी जाना जाता है। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। और इसके अलावा वैरायटियाँ इसकी होती हैं ललित, और कौन सी होती है? मृदुला, अर्का मृदुला। दोस्तों अर्का मृदुला तो इसकी वैरायटी होती है, लेकिन मृदुला जो सिर्फ होती है, मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था, मृदुला जो होती है ये बेबी कॉर्न की महत्वपूर्ण वैरायटी है, बेबी कॉर्न। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्का मृदुला अमरूद की है और मृदुला जो है बेबी कॉर्न की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सी होती है? एप्पल कलर एक वैरायटी होती है, इसका जो कलर होता है एप्पल की तरह होता है। और ये कहाँ से निकली थी दोस्तों वैरायटी? ये भी पूछा गया है एग्जाम में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार से निकली एक महत्वपूर्ण वैरायटी है, एप्पल कलर वैरायटी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण वैरायटी दोस्तों होती है, कौन सी? अर्का अमूल्या, IIHR बेंगलुरु से निकली हुई है। अर्का अमूल्या कहाँ से निकली है? IIHR भारतीय बागवानी संस्थान बेंगलुरु। ठीक है, ये भी बेदाना और इलाहाबाद सफ़ेदा के संकरण से तैयार की गई एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी, आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं। और इसमें अमरूद में एक महत्वपूर्ण डिजीज़ भी लगती है, कौन सी? वो डिजीज़ का नाम है विल्ट डिजीज़, अक्सर इसमें देखने को मिलती है विल्ट डिजीज़। ठीक है, ये किससे लगती है दोस्तों? कवक जनित होती है और फ्यूजेरियम आग्जिस्पोरम इस रोग का कारक होता है, कवक जनित होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पौधा सूख जाता है। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सामान्यतः पौधे में कितने प्रतिशत पानी उपलब्ध रहता है? 75 से 80, 85 से 90, 90 से 95, 70 से 80। दोस्तों आप लोग इसे थोड़ा अच्छे से देखिए और इसका जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? 85 से 90%। कितना पानी होता है? 85 से 90% तक पौधे में पानी पाया जाता है। 85 से 90% तक, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिक एंड हेन डिजीज किस तत्व की कमी से होता है? बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम या जिंक? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? बोरान। चिक एंड हेन डिजीज जो होती है किस तत्व की कमी से होती है? बोरान की कमी से होती है। और किस में होती है? चिक एंड हेन डिजीज ये अंगूर की एक महत्वपूर्ण अंगूर का रोग है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंगूर में जो अंगूर होते हैं, अंगूर के गुच्छे में उनका आकार क्या होता है? ये जो इनका छोटा आकार होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? बड़ा आकार हेन, और छोटा आकार जो अंगूर होता है इसे चिक कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें जो अंगूर लगते हैं दोस्तों, तो कुछ अंगूर का जो होता है विकास वो अच्छा हो जाता है, और कुछ अंगूर जो होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं। इसी को चिक एंड हेन डिजीज़ के नाम से या फिर हेन एंड चिक डिजीज़ के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। और ये किस तत्व की कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके नियंत्रण के लिए 0.2% जो है किसका छिड़काव करना चाहिए? बोरेक्स का छिड़काव करना चाहिए। पपीता की जड़ या तना विगलन बीमारी होती है कवक से, जीवाणु से, विषाणु से या सूत्रकृमि से? दोस्तों आप लोग बताएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, महत्वपूर्ण बीमारी है किसकी? पपीता की। बताइए किससे होती है ये दोस्तों? ये कवक जनित दोस्तों बीमारी होती है। किससे होती है? कवक जनित बीमारी है दोस्तों ये। इसमें क्या होता है, जो पपीता की जड़ या तना जो होता है वो गलने लगता है, यानी कि उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, संपूर्ण पौधा सूख कर गिर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये किससे होती है? कवक जनित बीमारी होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसे पीथियम एफिनिडर्मेटस, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पीथियम एफिनिडर्मेटस, पीथियम एफिनिडर्मेटस नामक कवक से होती है, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये उन क्षेत्रों में अधिक लगती है जिन क्षेत्रों में नमी अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में नमी अधिक होती है वहाँ पर प्रकोप ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गन्ने का मृदरोमिल आसिता बीमारी किस फसल को हानि पहुंचाती है? आलू, गेहूं, तंबाकू, मक्का? आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। यह बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं तंबाकू, यानी कि टोबैको में लगने वाली एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है दोस्तों। और इस गन्ने की मृदरोमिल आसिता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो प्रकोप था सर्वप्रथम गन्ने पर ही देखा गया था, ठीक है। यानी और इसका रोग कारक जो होता है
वो कहाँ पे डेवलप होता है, यानी कहाँ पे विकास करता है, वो गन्ने की फसल में विकास करता है और बाद में हानि किसको पहुँचाता है, तंबाकू को पहुँचाता है। इसलिए इसे गन्ने की मृदुरोमिल आस्था बीमारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पपीता में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। विटामिन ए जो होता है दोस्तों, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका मान कितना होता है, 100 ग्राम में 2020 IU, इंटरनेशनल यूनिट होती है दोस्तों IU। ठीक है, और विटामिन ए को क्या किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। किस नाम से जाना जाता है, रेटिनॉल। विटामिन बी राइबो थाइमीन होती है दोस्तों, थाइमीन। और इसमें सबसे ज़्यादा B1 पाई जाती है, राइबोफ्लेविन। राइबो विटामिन B2 जो होती है इसमें सर्वाधिक पाई जाती है, राइबोफ्लेविन। और विटामिन सी भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, विटामिन सी ये करीब में 66 IU के करीब में पाई जाती है। और विटामिन B2 की बात करें तो ये जो होती है 250 IU, इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है दोस्तों, इनकी मात्रा इतनी होती है। और सर्वाधिक मात्रा जो होती है इसमें विटामिन ए की होती है, जो कि 2020 IU के समथिंग पाई जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सी अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसे खनिज पदार्थ हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इत्यादि भी इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। हिल एंड स्टोलन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था होती है गेहूं के लिए, आलू के लिए, राई के लिए और गन्ने के लिए। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आलू। हिल एंड स्टोलन स्टेज जो होती हैं ये क्रिटिकल स्टेज होती हैं, किसमें, पोटैटो में। पोटैटो में हिल एंड स्टोलन स्टेजेस जो होती हैं क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, हिल एंड स्टोलन स्टेजेस क्रिटिकल स्टेजेस हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए, किसमें, आलू में। ठीक है, और गेहूं के लिए आप लोगों को पता ही है कौन से 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। डैम्पिंग ऑफ बीमारी संबंधित है फूल गोभी, आलू, मूंगफली, मटर। डैम्पिंग आपको आर्द्र गलन बीमारी भी कहा जाता है। ठीक है, डैम्पिंग आपको किस नाम से आता है, आर्द्र गलन नाम से भी जाना जाता है। और ये पीथियम स्पीसीज के कवकों से होती है, यानी कवक जनित कवकों से होती है। और ये फूल गोभी के अलावा, फूल गोभी में दोस्तों तो लगती ही है, ठीक है, फूल गोभी के अलावा दोस्तों ये मिर्च में और शिमला मिर्च में भी ये देखने को दोस्तों मिलती है। और इसमें होता है क्या, टमाटर की भी फसल में इसको देखा गया है। और ये मुख्य रूप से नर्सरी को हानि पहुंचाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पौधा जो होता है नर्सरी में, छोटा पौधा ही पौधा जो होता है पौधा पीला पड़कर
सूख जाता है। इस रोग का कारक जो होता है मृदा में पाया जाता है। उसके बाद ये इस रोग के प्रभाव से क्या होता है, पौधा छोटी अवस्था में यानी नर्सरी में ही पौधा क्या होता है, पीला पड़ जाता है। पीला पड़ने के बाद वो पौधा संपूर्ण पौधा सूख जाता है। इसी बीमारी को डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फूल गोभी में और पत्ता गोभी में देखने को मिलती है, मिर्च है, शिमला है और टमाटर में भी मुख्य रूप से ये नर्सरी में लगने वाली प्रमुख एक बीमारी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये लास्ट दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का था आज का, और मैं आशा करता हूँ आज की क्लास दोस्तों आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे दोस्तों कि आप ही लोगों की तरह अन्य लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, और जैसे जैसे हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छे से अच्छा करने का दोस्तों प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।